हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने BCSCT 131 का सेक्शन 1.3 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.4 हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोर्स थ्योरी। तो ये हम पढ़ेंगे आज। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज। When gases and vapors of a chemical substance are heated in an electric arc or burn sun flames, light is emitted। तो ये क्या बोल रहा है कि हम सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो जब हम किसी गैसेज या फिर वेपर्स को किसी भी केमिकल सब्सटेंस की हीट करते हैं किसी केमिकल यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क में, तो जो गैसेज होती है जो लाइट इमिट करती है वो, इफ अ रे ऑफ द लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, अगर इस लाइट में से कोई भी रे जो है किसी प्रिज्म से पास थ्रू करी जाती है तो एक लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होती है, जिसको यहाँ पे इस फिगर में दिखा रखा है। यहाँ पे एक ट्यूब दे रखी है जिसके अंदर गैस भर रखी है और इलेक्ट्रिक करंट दोनों तरफ से पास किया हुआ है। तो गैस जो है वो लाइट इमिट कर रही है, लाइट इमिट कर रही है, उसको प्रिज्म में से हमने निकाला है तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम कैसे तीन तरीके के हो सकते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो सकता है कि ये लगातार स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है। यानी कि हम एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि बीच बीच में लाइन है और बाकी जगह काला काला दिख रहा है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि कोई कंटिन्यूस से बीच बीच में काली काली लाइन है जिसमें वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसको लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बोलेंगे, इस तरीके से जैसे दिखा रखी है। तो ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड लाइन्स, ईच ऑफ विच कॉरस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये स्पेक्ट्रम जो होती है इसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड लाइन्स होती है जो अलग अलग जो है वेवलेंथ को दिखाती है। द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हर एक एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो यूनिक होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का वेपर करेंगे गैसेस करेंगे उसका स्पेक्ट्रम अलग होगा। On careful examination, it was found that in the atomic spectra of elements, spectral lines occur discretely at lower frequencies, followed by a continuous spectrum at very high frequencies। तो ये क्या कह रहा है कि जब हमने केयरफुली एग्जामिनेशन किया तो हमें ये पता चला कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है एलिमेंट्स का, वो जब लोअर फ्रिक्वेंसीज होती है तो बहुत ही दूर दूर लाइन जो है, स्पेक्ट्रल लाइन बहुत दूर दूर दिखाई देती है। पर जैसे ही हायर फ्रिक्वेंसी पे जाता है तो ये जो लाइन है ये कंटिन्यूसली अकर होने लग जाती है, यानी कि एक के बाद एक जो है इनकी कंटिन्यूसली अकर होने लग जाती है। तो इसके आगे बढ़ते हैं अब। एन एग्जामिनेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम of hydrogen as in figure 1.10 indicates the presence of three groups of line। तो एक एग्जामिनेशन किया गया हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ पे हमें तीन ग्रुप के लिए जो है स्पेक्ट्रल लाइंस दिखे, स्पेक्ट्रल ग्रुप दिखे तीन। तो इनको जो है नाम दे रखा है यहाँ पे पार्शियल सीरीज इंफ्रारेड, भामर सीरीज पार्शियली विजिबल, और ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट। तो ये तरीके के तीन हमें जो है ग्रुप दिखे जब हमने हाइड्रोजन का स्टडी की। तो यहाँ पे एक नोट दे रखा, पहले ये पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ एटम्स ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल एंड देयरफॉर द स्पेक्ट्रम इज वेरी सिंपल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एटम्स है, एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब ये है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ये बोल रहा है। तो ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, तो इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है, स्पेक्ट्रम जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल लाइन से ही बनता है। हाउएवर इन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑन द अदर हैंड बिसाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशन एंड वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स are also possible, and therefore molecule spectrum is relatively complex and has a large number of closely spaced lines। तो क्या बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल में अलग होता है। मॉलिक्यूल में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता, उसमें ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है, रोटेशनल एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है, इनके बीच में भी ट्रांजिशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये रिलेटिवली इसका स्पेक्ट्रम जो है रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है, और एक लार्ज नंबर ऑफ जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है क्लोजली स्पेस्ड करके दिखाई जाती हैं इस जगह पे, और लुक लाइक अ बैंड, जो कि एक बैंड की तरह दिखती है, जिसको हम बैंड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ दैम इज इन द विजिबल रीजन। तो ये क्या बोल रहा है कि एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है इन तीनों में से, जैसे कि वैसे तो इसके बात कर लेते हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है यहाँ पे
कि ये दूर-दूर है और यहाँ पे कंटीन्यूअस आ रही है, बहुत सारी आ रही है। तो यहाँ पे तो ये दिखा रखा है कि डिस्क्रीट लाइन्स फॉलोड बाय कंटीन्यूअस कंटीन्यूअम इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ा दूर-दूर थी और यहाँ पे ये कंटीन्यूअस आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ऐसी ये जो है इनमें से एक ग्रुप जो है वो विजिबल है, और जैसे कि इंफ्रारेड जो है वो हमें दिखता नहीं है, अल्ट्रावायलेट भी नहीं दिखता, हमें बस ये विजिबल रीजन जो है ये दिखता है। तो ये रीजन जो है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय बाहमर इन 1885। तो ये 1885 में भामर जो है उसके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ढूंढा था। दिस सीरीज नोन एज भामर सीरीज हैज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप एज शोन इन इक्वेशन 1.16। तो ये भामर जो है साइंटिस्ट ने ढूंढा था, भामर सीरीज के नाम से जानी जाती है, पार्शियली विजिबल जो लाइट है। और इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके से दिखाई थी कि वेव नंबर म्यू डैश जो होता है ऊपर का इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर, जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया 1/2² माइनस में 1/n²। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है रिलेशनशिप के रूप में। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए आप, एक नोट दे रखा है, तो पहले नोट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे इधर की ओर। लेटर रिडबर्ग शोड दैट द लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द अल्कली मैटर कुड बी क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। तो ये क्या बोल रहा है कि रिडबर्ग जो था बाद में जाके जो ये दिखाया पाया कि जो लाइन जो होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वो ऑफ अल्कलाई मेटल, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज में। तो ईच ऑफ विच कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय अ रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग टाइप, जो कि हर एक जो है वो फॉलोइंग टाइप की रिलेशनशिप यानी कि इस रिलेशनशिप से दिखाई जा सकती है, समझाई जा सकती है। Here n is an integer, d is an constant, the Rydberg constant जो है is r was shown to have the same value as mentioned above of all the elements and for first time indicate a link between elements। तो ये क्या कह रहा है कि n जो है वो एक इंटीजर है यहाँ पे, और d एक कांस्टेंट है, r जो है रीडबर्ग कांस्टेंट दिखा रखा है। तो रीडबर्ग कांस्टेंट ने यहाँ पे पहली बार जो है इस इक्वेशन में ये रिलेशनशिप दिखा रखा है बिटवीन एलिमेंट्स, जो होता है इंडिकेट एक कॉमन लिंक जो है उनके बीच में एक कॉमन लिंक को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस इक्वेशन r इज अ कांस्टेंट एंड नाउ known as Rydberg constant having a value of 1.097 into 10 raised to the power 7 per meter and n is a whole number having values 3, 4 etc। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये वैल्यू दे रखी है आर की, आर एक रिडबर्ग कांस्टेंट है जो कि हमें पता है, और ये वैल्यू जो है इसकी दे रखी है यहाँ पे, और एन की जो वैल्यूज है वो होल नंबर है जो 3 और 3 से ज़्यादा होंगे। यू कैन सी इन फिगर 1.10 दैट the Balmer series consists of a series of spectral lines in which the distance of separation or spacing between the lines decreases as the frequency increases। तो ये क्या बोल रहा है कि भामर सीरीज जो है उसमें स्पेक्ट्रल लाइन के बीच का जो डिफरेंस है और स्पेसिंग जिसको बोल सकते हैं वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो फिर यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में देख लीजिए, भामर सीरीज जो है यहाँ पे दे रखी है विजिबल रीजन की। तो रेड लाइट आ गई, यहाँ पे ब्लू लाइट है, वोलेट लाइट है। तो ये आगे जाके देखिए एकदम फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ गई है और ये एकदम से मर्ज होकर एक बैंड टाइप पे बना रही है, जो कि शेडेड रीजन से यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि भामर सीरीज ये फ्रीक्वेंसी जैसे इंक्रीज होती है तो ये स्पेसिंग जो होती है इनकी डिक्रीज हो जाती है। At very high frequency or lower wavelengths, the spectral lines converge to give a continuous spectrum or continuum. The other two series, known as Lyman and Paschen series with a similar pattern, occur in the far ultraviolet and infrared regions respectively। तो सिमिलर जो है यही जो कॉन्सेप्ट है ये लाइमन और पाशन में भी दिखाया जाता है कि हायर फ्रिक्वेंसीज में वो एकदम कंटिन्यूअस होगी, बैंड की तरह कंटिन्यूम होगी, और लोअर फ्रिक्वेंसी में एकदम दूर दूर होगी इस तरीके से। इसके बाद में हमारा जो है रिट्स का आता है। रिट्स ने 1984 में शोड एक्सपेरिमेंटली दैट इन एनी स्पेक्ट्रम such that the wave number of the observed spectral line could be written as the difference of two terms having dimensions of per centimeter। This is known as a Ritz combination principle and is in case of hydrogen. New spectral series were predicted for which the frequencies were given by। तो क्या बोल रहे हैं कि रिट्स ने ये शो किया था एक्सपेरिमेंटली कि जो भी वेव नंबर है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का जो कि किसी स्पेक्ट्रल जो है स्पेक्ट्रल बैंड जो है उससे बिलोंग करता है, उसका वेव नंबर जो है वो किसी दो टर्म के डिफरेंस के बराबर है।
दो टर्म का डिफरेंस इन द सेंस ऑफ टर्म को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेव नंबर। तो बैंड के किसी और बैंड के दो स्पेक्ट्रल लाइन का वेव नंबर जो है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इंडिकेट करता है किसी भी वेव नंबर को। तो इसी को जो है रिट्सबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। और हाइड्रोजन के केस में ये जो है ये क्यों इस्तेमाल किया गया था कि प्रिडिक्ट करने के लिए बाकी फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि आप जानते हैं हमें सिर्फ जो है विजिबल रीजन की चीजें दिखाई देती है, हमें इंफ्रारेड की दिखाई नहीं देती है, अल्ट्रावायलेट की दिखाई नहीं देती है। तो हमने क्या किया, इसका इस्तेमाल करते हुए ये पता किया कि ये है, ये नंबर वेव नंबर आ रहा है और इसका डिफरेंस है ये हो सकता है। तो हमने चेक किया कि उस डिफरेंस पे एक लाइट जो है एग्जिस्ट करती है, यानी कि वेवलेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। हमने चेक किया, वहां पे वो चीज निकली, तो हमने बोला कि ये चीज सही है। अब इसका कैसे दिखाते हैं, इसका एक इक्वेशन दे रखी है, वेव नंबर इज इक्वल टू में रिडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1 में एम स्क्वायर माइनस में 1 में एन स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। हेयर एम एंड एन आर इंटीजर्स एंड एम इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन सीरीज। तो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो एम और एन जो है ये कांस्टेंट है, और एम जो है ये किसी भी सीरीज के लिए, यानी कि एम और एन इंटीजर है और एम जो है कांस्टेंट है किसी भी सीरीज के लिए। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू टू अदर सीरीज एज वेल। ये दो और अलग सीरीज में भी अप्लाई होता है, लाइमन सीरीज और पास्चन सीरीज में भी अप्लाई होता है। क्लासिकल फिजिक्स फेल्ड इन इट्स अटेम्प्ट टू काउंट फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज। तो क्लासिकल फिजिक्स जो थी वो फेल हो गई थी अकाउंट करने के लिए occurrence of various spectral series के लिए, each of which has discrete spectral lines at lower frequency and continuous spectral line at higher frequencies। तो कौन सी अपीयरेंस के लिए, यानी कि स्पेक्ट्रल सीरीज के अपीयरेंस के लिए जिसकी डिस्क्रीट यानी कि दूर दूर स्पेक्ट्रल लाइंस होती है लोअर फ्रिक्वेंसी पे, और हायर फ्रिक्वेंसी पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल लाइन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स द एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाज अज्यूम्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूस बैंड थ्रू आउट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या मान लिया था कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूस होता है, उसमें यानी कि गैपिंग नहीं होती है। We shall now see how Bohr was partially successful in explaining the above observation। तो जो बोर था वो किस प्रकार से पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था ये अबव ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए उस समय में, ये हम नीचे देखेंगे। तो इसके बाद में आता है हमारा बोर थ्योरी इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बोर थ्योरी क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने में यूजफुल होती है। Let us assume that E1 and E2 represent the energies of the inner and outer orbits having quantum number n1 and n2 respectively. Using equation 1.4 we can write। तो ये क्या बोल रहा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं E1 क्या है, एनर्जी ऑफ द इनर ऑर्बिट है, और E2 है आउटर ऑर्बिट की एनर्जी, जो क्वांटम नंबर n1 और n2 रिस्पेक्टिवली है उनके। तो ये E1 हो गया, E1 को दिखा दिया हमने एनर्जी लेवल से, ये फॉर्मूला हमने पहले देख रखा है, ये फॉर्मूला भी देख रखा है। तो इन दोनों को हमने इस प्रकार से यहाँ पे दिखा दिया है। The amount of energy emitted when an electron jumps from an outer n2 to an inner n1 is given by। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है, जो कि है एनर्जी डिफरेंस। तो E2 हो गया आउटर ऑर्बिट, E1 हो गया इनर ऑर्बिट। तो E1 से और E2 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वही एमिट होगा। तो ये चीज इधर दिखाई जाती है, तो माइनस में ये वैल्यूज डाल दिए यहाँ पे, तो ये माइनस होगी। अब इसको क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंटिंग दिस क्वांटिटी एज डेल्टा ई। तो इस क्वांटिटी को जो हम डेल्टा ई की तरह दिखाते हैं तो हमें ये मिलता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर ई स्क्वायर एम अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन में, ये इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे क्या है, हम सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1.12 इन इक्वेशन 1.2, इट इज पॉसिबल टू गेट द वेव नंबर ऑफ spectral lines as shown as given by the expression। तो ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइन को किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो हमें इक्वेशन 1.12 जो कि एनर्जी की हमें बता रखी थी, तो उसको देखेंगे। हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है लेंडा, यानी कि वेवलेंथ का इन्वर्स करके, तो हो जाती है एच सी बाय लैंडा। एनर्जी होती है एच सी बाय लैंडा, तो एच सी बाय लैंडा है, तो लैंडा को अगर इन्वर्स करेंगे तो वेव नंबर निकलता है। तो वेव नंबर हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन में एस सी। तो डेल्टा ई हमें पता है यहाँ पे दे रखा है, तो हम एस सी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे और ये हमारी पूरी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे जो ये टर्म है, ये टर्म जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज इक्वल टू 1.097 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 7 पर मीटर।
एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर एच। तो ये जो टर्म जो है इसको हम वैल्यू डाल देंगे इसमें, z की वैल्यू, e की वैल्यू, m की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट s और c की वैल्यू भी डाल देंगे। तो हमें एक जो वैल्यू मिलेगी वो ये रही, और इसकी जो डिनोट करेंगे इसको सिंबल से वो ये है। Hence, the above equation of hydrogen atom can be written as follows। तो ये बोल रहा है कि above equation of hydrogen atom को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू में आर एच यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट में 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि पहले यहाँ पे क्या दे रखा था, पहले यहाँ पे दे रखा था कि आपको n2 स्क्वायर था और n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर पहले था। यहाँ पे ये बाद में आ गया, तो ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे साइन है माइनस का, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो यहाँ पे इन साइन की इंटरचेंज हो जाएगी, तो n2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो हमने पीछे रख दिया, और n1 पॉजिटिव हो जाएगा तो हमने आगे रख दिया। तो ये ध्यान रखना है कि n1 और n2 की पोजीशन क्या है। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी दैट दैट इक्वेशन 1.23 इज सिमिलर टू इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस 1.16, 17 और 18 मेंशन अर्लियर। तो ये क्या बोल रहा है कि आप ये देखेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये सिमिलर है जो इक्वेशन हमने 16, 17, 18 जो है वो पढ़ी थी हमने, जो पहले मेंशन कर रखी है। In the above derivation, it has been assumed that the nucleus is fixed at the center of the orb. In fact, the nucleus and the electrons both rotate around the common center of mass। तो ये जो है इस जो है इस चीज में ये अज्यूम कर लिया गया है कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एक ऑर्ब का, जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर में लाई करता है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है उसके चार, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है, जो रोटेट करते हैं वो कॉमन सेंटर ऑफ मास के ऊपर रोटेट करते हैं, ये यहाँ पे ये मान लिया गया है। एनी हाउ, बाय यूजिंग इक्वेशन 1.23, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए we can calculate the frequencies of spectral lines in Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund series। Although at the time Bohr formulated this theory, only Balmer and Paschen series were known। तो ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लाइमन, भामर, पास्चर, ब्रैकेट और पीफन सीरीज को जो है उसको दिखा सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है स्पेक्ट्रल लाइन की वो दिखा सकते हैं। जब ये बोर ने बनाई थी, ये इक्वेशन बनाई थी, तब सिर्फ भामर और पास्चन सीरीज ही थी, यानी कि ये होगी विजिबल रीजन की और ये इंफ्रारेड की एक थी। तो ये दोनों ही सीरीज थी, बाकी सीरीज नहीं थी, तो इसलिए तो उससे कोई मतलब नहीं है। सीरीज वर नॉन फॉर दीज 5 सीरीज इन द एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा द वैल्यूज ऑफ n1 एंड n2 आर गिवन इन टेबल 1.2। तो ये बोल रहा है कि इन चीजों के लिए जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो वैल्यूज है वो यहाँ पे दे रखी है टेबल 1.2 में। टेबल 1.2 है सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे नाम ले रखा है लाइमन सीरीज, भामर सीरीज, पास्चन सीरीज, पीवन सीरीज, और यहाँ पे n1 की वैल्यू दे रखी है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके। n2 की वैल्यू जो है वो हायर ऑर्बिट है तो n1 से हायर होगा, तो 2 3 ऐसे करके आएगा। अगर n1 2 है तो इससे हायर ऑर्बिट 2 4 5 ऐसे करके। ऐसे यहाँ पे 3 के साथ में भी और 4 के साथ में भी है, 5 के साथ में भी है। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रावोलेट रीजन में आती है, बाहमर सीरीज जो है वो विजिबल जो है रीजन में लाइट इमिट करती है, और पास्चन सीरीज इंफ्रारेड लाइट, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड, पीफन सीरीज इंफ्रारेड। तो ये जो है आपको देख लीजिए आप अल्ट्रावोलेट में कौन कौन सी करती है और इंफ्रारेड में कौन सी करती है। सिर्फ एक ही है जो विजिबल में करती है, अल्ट्रावोलेट में भी एक ही करती है, जो फर्स्ट जो है फर्स्ट से, और फर्स्ट सीरीज जो होती है लाइमन सीरीज वो करती है। अब diagrammatical representation of the spectral transition among the different energy levels responsible for presence of above series of spectral lines in the atomic spectrum of hydrogen is given in figure 1.11। तो क्या बोल रहा है कि इस जो फिगर है, ये फिगर में ये स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन को दिखाया गया है, जो कि अबव जो यहाँ पे है एनर्जी लेवल जो स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन है, एनर्जी लेवल से डिफरेंट एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन यहाँ पे दिखा रखी है इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स के रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइन बन रखी है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे आप लाइमन सीरीज, अल्ट्रावोलेट सीरीज जिसको बोल सकते हैं, या फिर अल्ट्रावोलेट लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं।
यहाँ पे सारी जो है लाइट जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से आते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है इसका बेस ऑर्बिट है, यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रॉन, तो 2 से आती है, 3 से आती है, यहाँ पे दिखा रखे 4 से, 5 से जंप किया, 6 से जंप किया, 7 से, ऐसे करके दिखा रखा है। भावर सीरीज यहाँ पे विजिबल रीजन की है, ये जो है यहाँ से जंप कर रही है थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, ऐसे ही करके यहाँ पे भी भावर सीरीज में भी है, फोर्थ से थर्ड में, और फिफ्थ से थर्ड में, सिक्स से थर्ड में, इसमें भी ऐसी है कि फिफ्थ से फोर्थ में, सिक्स से फोर्थ में, फिफ्थ यानी कि सेवन से फोर्थ में। और प्रीफर्ड सीरीज में जो कि आईआर होती है, 3 आईआर है इंफ्रारेड, तो प्रीफर्ड सीरीज में भी ऐसा ही है कि फिफ्थ लेवल है, तो फिफ्थ से यानी कि सिक्स से फिफ्थ में, सेवन से फिफ्थ में। यहाँ पे ये थोड़ा गलत दिखा रखा है, उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे ये इस लेवल से ही आएगी, सिक्स से फिफ्थ में आएगी। तो यहाँ पे तो ये दिखा रखा है। You can see in the figure above that the spacing between two successive levels between becomes smaller as n increases। तो ये क्या बोल रहा है कि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे n जो है n1 है, यहाँ पे n जो है 2 है, तो ये इनके बीच का लेवल देखिए और इनके बीच का लेवल देखिए। जैसे जैसे n बढ़ रहा है तो सक्सेसिव लेवल जो इसके ऊपर का लेवल है उनके बीच का डिफरेंस जो है छोटा होता जा रहा है। तो देखिए 1 और 2 के बीच में कितना बड़ा गैप है, और यहाँ पे 7 और 8 के बीच में देखिए काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि डिक्रीज होता है, स्मॉल होता जाता है। वी हैव मेंशन्ड अबव द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल का कन्वर्जिंग नेचर You है can see वो in the हमने figure ऊपर above that दिखाया है, जो कि हमने डिस्कस किया है पहले। Experimentally it has been found that within a particular series, for example Lyman series, the line or in the spectrum of hydrogen atom are discrete at lower frequency and they converge at frequency as the frequency increases। तो आप किसी भी सीरीज को भी देखेंगे, लाइमन सीरीज या फिर जो भी सीरीज है उनको देखेंगे, तो जो लाइन जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो है हाइड्रोजन की, वो लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जो है डिस्क्रीट रहती है, दूर दूर रहती है, और हायर फ्रिक्वेंसीज पे वो कन्वर्ज हो जाती है। ईच सक्सेसिव लेवल बिकम्स क्लोजर टू द प्रीवियस वन। तो ईच सक्सेसिव लाइन जो है वो पहली लाइन से क्लोज होती है। तो दिस इज क्वाइट एविडेंट फॉर द स्पेसिंग ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स इन लाइमन सीरीज। तो ये क्वाइट एविडेंट है, यानी कि ये हम काफी अच्छी तरह देख सकते हैं। जो स्पेसिंग है लाइमन सीरीज की फर्स्ट 4 लाइन है उसमें ये देख सकते हैं। गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.3। तो लास्ट कॉलम ऑफ 1.3 के ये टेबल पे दे रखी है। तो वेव नंबर दे रखा है यहाँ पे, वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज। यहाँ पे आपको ये नोट करना है स्पेसिंग को। तो फर्स्ट है फर्स्ट लाइन, तो इसके स्पेसिंग ये है, यानी कि ये है इसका डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड के बीच की इसकी स्पेसिंग ये है। अब ये है अगर 3 से 1 पे आते तो इसकी स्पेसिंग क्या है, कम हो गई है। देखिए लाइन की स्पेसिंग, इनके बीच में स्पेसिंग कम हो रही है, इनके बीच में स्पेसिंग कम हो रही है, इसके और इसके बीच में स्पेसिंग ये, इसके और इसके बीच में स्पेसिंग ये, और इसके बीच में और इसके बीच में स्पेसिंग जो है ये, तो कम होगी। यहाँ पे 6 थी, पावर कम होगी। यहाँ पे ये 5 थी, यहाँ पे 2.5 टाइप में ये कम होगी। तो ये स्पेसिंग जो है कम हो रही है, ये इधर दिखा रखा है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये दिखा रखी है आपको लैम्डा की वैल्यूज जो है, यानी कि वेव नंबर की वैल्यूज। एज इक्वेशन 1.21 प्रिडिक्ट्स, जो कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी बोर की, 1 अपॉन यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट ब्रैकेट में 1 अपॉन में ऐड करके, each series of line converges towards a limit beyond which the spectrum is continuous। तो ये बोल रहा है कि जो ये प्रेडिक्ट किया था जो बोर ने, इक्वेशन हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो लाइन है, एक लाइन ऐसी आएगी कि उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस रहेगा, यानी कि उसमें डिफरेंस दिखेगा नहीं, बहुत कम डिफरेंस हो जाएगा। एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन has been excited into an orbit of such high energy n is equal to infinity that it has effectively escaped from the influence of nucleus. In other words, the atom has lost its atom electron and has and formed a पॉजिटिव आयन। तो ये दिखा रखा है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन जो है एक बहुत ही ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कंटिन्यूस हो जाती है, और अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया है, और वो इतना एक्साइटेड हो गया है कि वो जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से जो है वो एस्केप कर गया है, न्यूक्लियस उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको बांध नहीं पा रहा है अपने अंदर, तो वो फ्री हो गया है। तो इसको N2 जब इन्फिनिटी होगा तब वो फ्री हो जाएगा, हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी हो गई है, तो वो एस्केप कर जाएगा। और जब वो एस्केप कर जाएगा तो इसका मतलब एटम ने जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है और उसने पॉजिटिव आयन बना लिया है, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। The energy difference between the ground state of hydrogen atom and the excited state,
that corresponds to convergence limit of the spectral lines n is equal to infinity is called ionization energy of hydrogen atom। तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एक्साइटेड स्टेट है जो कि ये बता रखा है यहाँ पे जिसमें n इज टू इज इक्वल टू में इन्फिनिटी होता है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। नोट दैट आयोनाइजेशन एनर्जीज refer to removal of electron in gaseous phase. You will study more about ionization energies later in another course of chemistry। तो ये जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन गैसियस फेज में, और इसके बारे में आप जो है बाद में केमिस्ट्री के एक और कोर्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। Thus, Bohr's theory can explain the appearance of discrete spectral lines at lower frequencies and a continuous spectra at higher frequencies in the atomic spectrum of hydrogen। तो जो बोर थ्योरी है ये एक्सप्लेन कर सकती है अपीयरेंस ऑफ डिस्क्रीट लाइन, जो दूर दूर लाइन है लोअर फ्रिक्वेंसीज में जो होती है उसको एक्सप्लेन कर सकती है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है जो कि हायर फ्रिक्वेंसी में हमें दिखता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के, तो उसको भी एक्सप्लेन कर सकती है। इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड अबव आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यू। तो ये क्या कह रहा है कि अब आपने ये पढ़ लिया है तो जो पढ़ा है आपको उसकी जो भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको ये एमसीक्यू 4 जो है ये करना है। इससे पहले हम ये नोट पढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक नोट दे रखा है। फॉर स्पेक्ट्रल स्टडीज बोर कंस्टिट्यूटेड अ थियोरेटिकल पीरियोडिक चार्ट which agreed with मेंडेलियंस चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इसी के बेसिस पे यानी कि स्पेक्ट्रल स्टडीज पे बोर जो है कंस्ट्रक्टेड जो है उन्होंने एक बनाया थ्योरेटिकल पीरियोडिक चार्ट बनाया उन्होंने, जो कि मेंडेलियन चार्ट से अग्री कर रहा था थोड़ा, यानी कि उनसे मिलता जुलता या फिर सेम था। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे बनाया था। बोर वाज एबल टू प्रिडिक्ट द एलिमेंट विथ z इज इक्वल टू में 72 जो है नंबर उसका एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर पाया कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू टाइटेनियम एंड जिक्रोनियम, जो कि है n इज इक्वल टू में 22 और z इज इक्वल टू में 40। तो इन जो एलिमेंट है इससे सिमिलर जो है इसकी प्रॉपर्टी होगी z जब होगा 72, एटॉमिक नंबर 70 जो होगा जिसको। दिस एलिमेंट वाज लेटर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड हाफनियम। तो ये जो एलिमेंट जो है बाद में डिस्कवर हुआ था और इसको हाफ नियम के रूप यानी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे SAQ4 पे आएंगे, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए फिर हम इसके पे आएंगे। तो चलिए अब SAQ4 पे आते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन द स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसीज एज N2 इंक्रीज। तो क्या बोल रहा है कि क्या रीजन है कि जो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसीज जो है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे N2 इंक्रीज करता है। तो चलिए अब हम SAQ4 के आंसर पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर ऑर्बिट हैज हायर एनर्जी देन दैट इन एन इनर ऑर्बिट। तो ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक आउटर ऑर्बिट में है तो उसके पास में ज़्यादा एनर्जी है कंपेयर टू द इनर ऑर्बिट। तो N2 जो है अगर वो इंक्रीज करेगा तो E2 जो है यानी कि एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। और सिंस E1 रिमेन्स कांस्टेंट, E1 जो है कांस्टेंट रहता है, क्यों? क्योंकि N1 कांस्टेंट रहता है, इसलिए E1 कांस्टेंट रहता है। तो स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है विथ N2 इंक्रीज करता है जैसे, क्योंकि एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस होती है उसके बीच का जो क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैसे दिखाएंगे, एनर्जी डिफरेंस के रूप में दिखाएंगे। तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो अगर इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1.4 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा है सेक्शन 1.5 जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके, और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।